क्या प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अनकही सजा दी जा रही है? क्या प्रोसेस ही पनिशमेंट बन गया है? क्या सरकार और भाजपा की विचारधारा का विरोध देशद्रोह हो सकता है? और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का क्या उनके मामले को ठंडे बस्ते में आसानी से डाला जा रहा है? क्या ये मामला इतना पेचीदा है कि एसआईटी ने और टाइम मांगा है? आज के शो में हम इन्हीं ज़रूरी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जो हमारे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ते हैं। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद और विजय शाह के मामलों में कोर्ट में क्या हुआ, एसआईटी रिपोर्ट्स में क्या सामने आया है, सारे ब्यौरे जानेंगे। एक रिपोर्ट की और चर्चा है, जस्टिस यशवंत वर्मा पर 3 जजों की रिपोर्ट, जिसके आधार पर अब एक बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। क्या है ये संभावित एक्शन और इसका हमारी न्यायपालिका पर असर क्या पड़ सकता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच चल रहे अनकहे कोल्ड वॉर के बीच इसके मायने क्या हैं, ये भी तलाशेंगे। फिर खबर लेंगे मणिपुर की, जहां एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल की सुगबुगाहट हो रही है। राजनीतिक उथल पुथल देश के सुदूर दक्षिण राज्य में भी मची हुई है, जहां राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर बिसात बिछाई जा रही है। और इस बीच एक एक्टर ने अपने बयान से भाषा विवाद को फिर से छेड़ दिया है। चलते चलते आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान से सटे 4 राज्यों में मॉक ड्रिल की तैयारियां क्यों हो रही हैं। एक बार फिर नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sharda University, Sensodyne K and Candid. Where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, नाम तो आपको याद ही होगा। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट लिखी थी। लंबा चौड़ा ही विवाद हुआ। 2 एफआईआर उन पर दर्ज हुई। विद्रोह भड़काने और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप उन पर लगे। प्रोफेसर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अंतरिम जमानत मिली। कोर्ट ने एसआईटी जांच का आदेश दिया और अब इस एसआईटी को कुछ आदेश मिले हैं। क्या आदेश हैं ये? सुप्रीम कोर्ट एसआईटी से अपनी जांच 2 एफआईआर पर फोकस रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, बेंच आदेश देती है कि एसआईटी जांच एफआईआर्स में दर्ज सामग्री पर ही केंद्रित रहे और इस रिपोर्ट को निचली अदालत की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश तब आया जब प्रोफेसर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कुछ चिंताएं जताई। सिब्बल बोले कि हरियाणा सरकार के एसआईटी किसी और दिशा में जा रही है। प्रोफेसर के डिजिटल डिवाइसेस की एक्सेस मांगी जा रही है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत बोले कि डिजिटल डिवाइसेस की क्या ज़रूरत है, एफआईआर्स तो सबके सामने हैं। एसआईटी अपना ओपिनियन बना सकती है, लेफ्ट राइट जाने की ज़रूरत नहीं है, जांच को खींचा न जाए। सर्वोच्च अदालत ने जब पिछली सुनवाई में प्रोफेसर को अंतरिम जमानत दी थी तो कुछ तीखी टिप्पणियां भी की थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रोफेसर ने अपनी पोस्ट के जरिए डॉग विस्लिंग की, यानी शब्दों के आडंबर तले खास तरह का मैसेज दिया। कोर्ट ने पोस्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया था। कोर्ट ने एफआईआर्स रद्द करने के लिए भी मना कर दिया था और प्रोफेसर पर कुछ शर्तें भी लगे हाथ उन्होंने लगाई थी। प्रोफेसर महमूदाबाद दोनों एफआईआर से जुड़ा कोई भी पोस्ट या आर्टिकल नहीं लिखेंगे। भारत में आतंकी हमले और सेनाओं की जवाबी कार्रवाई पर भी कुछ नहीं लिखेंगे। सोनीपत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अपना पासपोर्ट उनको जमा कराना होगा, जांच में सहयोग करना होगा, क्योंकि अंतरिम जमानत इसीलिए दी गई है। 28 मई की सुनवाई में सिब्बल ने इन शर्तों पर भी सवाल उठाए और अपने मुवक्किल के लिए उन्होंने अपने क्लाइंट के लिए राहत मांगी। इस पर जस्टिस कांत ने कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, अगली सुनवाई में याद दिलाइएगा। इस मामले के अलावा महमूदाबाद दूसरे विषयों पर आलेख लिख सकते हैं। हम एक समानांतर मीडिया ट्रायल नहीं चाहते, वो दूसरे मुद्दों पर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति के उनके अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा रही है, ये भी कोर्ट ने स्पष्ट किया। कुल मिलाकर एक बार फिर से इस मामले में अभिव्यक्ति के अधिकार का जिक्र हुआ। 18 मई को प्रोफेसर की गिरफ्तारी और 21 मई को अंतरिम जमानत मिलने से लेकर अब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच इस मुद्दे का केंद्र बना हुआ है। तमाम विद्वान अपनी राय इस पर रख रहे हैं। कुछ का सार हम आपको बताते हैं ताकि इस विषय पर आपकी समझ और बेहतर हो। टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय 19 मई को छपा। ये कहता है कि प्रोफेसर खान पर पुलिसिया कार्रवाई में लॉजिक नहीं दिखता। बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। जब सत्तारूढ़ दलों से जुड़े लोगों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई जाती है तो क्या पुलिस बिना सोचे समझे ही एक्शन लेने लगती है? अब ये साफ है कि बीएनएस की धारा 152 पुराने कानून के देशद्रोह वाली धारा जैसी ही है। क्या अभिव्यक्ति का अधिकार आलोचना करने के अधिकार को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस में 23 मई के संपादकीय में लिखा गया
केस दर केस सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति के अधिकार का दायरा बढ़ाया है, लेकिन प्रोफेसर पर अंतरिम जमानत का आदेश इस रुख से उलट है। प्रोफेसर की पोस्ट पढ़कर ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई अपराध किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने का आदेश दिया पूरी जांच के लिए। देश के विदेश सचिव ने कहा था कि नागरिकों द्वारा सरकार की आलोचना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। ऐसे में ये गिरफ्तारी सही संदेश नहीं दे रही है। जाने माने अकादमिक और स्तंभकार प्रताप भानु मेहता ने 23 मई को ही इंडियन एक्सप्रेस में एक ओपिनियन लिखा। उन्होंने कहा कि इस गिरफ्तारी ने उन लोगों को चिंता में डाल दिया है जो संविधान और इसके मूल्यों पर विश्वास रखते हैं। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोफेसर पर लगाई गई शर्तों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि इन शर्तों का अभिव्यक्ति के अधिकार पर साफ साफ असर पड़ेगा। खान को अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन इन शर्तों से ऐसा लगता है कि कोर्ट ने उन्हें पहले ही सजा दे दी है। आधुनिक न्याय सिद्धांत में न्याय प्रक्रिया का बड़ा महत्व है। कभी कभी ये प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। यहाँ सवाल खान के अधिकारों का है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें अपने बचाव में देशभक्ति की बात करनी पड़ रही है। इस बीच कुछ लोगों ने प्रोफेसर की पोस्ट की आलोचना भी की, उनकी गिरफ्तारी को जायज़ भी बताया। 21 मई के दिन खबरें छपी कि 200 अकादमिकों ने, एकेडमिशियंस ने प्रोफेसर महमूदाबाद की पोस्ट पर आपत्ति जताने वाले लेटर पर साइन किए। इनमें कई वाइस चांसलर भी शामिल रहे। लिखा गया कि प्रोफेसर की पोस्ट सांप्रदायिक ताने बाने को बिगाड़ना चाहती है। उनके पोस्ट लैंगिक समानता और महिलाओं को समान अवसर पर हमला है। इसके गहरे सामाजिक और न्यायिक निहितार्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री पंडित ने भी इस लेटर के प्रति अपना समर्थन जताया। इससे ठीक पहले अंग्रेजी अखबार न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी। उसमें बीजेपी नेताओं और दक्षिणपंथी स्तंभकारों के हवाले से कुछ बातें लिखी गईं। मसलन प्रोफेसर की पोस्ट में ऑप्टिक्स और ढोंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। मौजूदा परिस्थितियों में ये सही संदेश नहीं भेजते और महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं। प्रोफेसर खान की पोस्ट विशुद्ध प्रोपेगेंडा है। इसी बहस मुबाहिसे के बीच खबरें आई थी कि हरियाणा पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी। प्रोफेसर की विदेश यात्राओं की डिटेल्स निकाली जा रही थी। उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट चेक किए जा रहे थे। अब कोर्ट ने जांच को सिर्फ एफआईआर्स पर ही केंद्रित रखने को कहा है। प्रोफेसर की अंतरिम जमानत भी बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल अभी भी जस के तस खड़े हैं। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचला जा रहा है? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी कहा जा सकता है? दोनों ही तरह की बातें हैं। समझते हैं एक्सपर्ट से। देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की अनलिमिटेड आजादी नहीं है और आपत्तिजनक बातों के लिए संविधान के अनुच्छेद 19 में फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जो चीज फंडामेंटल राइट नहीं है या आपत्तिजनक है तो वो आपराधिक नहीं हो जाती है। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट उन्होंने ऑर्डर दिया है और जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई जब उस लड़की ने पोस्ट हटा लिया, माफी मांग लिया, उसके बाद उसको एफआईआर करके अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी? और जजों ने बोला कि आप उसको अपराधी बना रहे हैं। तो नए जो 3 क्रिमिनल लॉ आए हैं उनका मकसद है देश में मुकदमेबाजी कम करना, लोगों को इस तरीके की चीजों से राहत देना, कम्युनिटी सर्विस से राहत देना। तो सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किसी भी लेखक, पत्रकार या शिक्षक, प्रोफेसर की गिरफ्तारी, एफआईआर करना निश्चित तौर पर गलत है। अब इसमें संस्थागत पतन कैसे हो रहा है उसके 3-4 पहलुओं को देखने की जरूरत है। पहला कि जिस चीज के लिए पुलिस की जांच होनी चाहिए, एसएचओ या इंस्पेक्टर की, उसमें एसआईटी का गठन क्यों किया जाता है? कानून में कहाँ प्रावधान है? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जब जमानत दे रही है तो ट्रायल कोर्ट मैकेनिकल तरीके से उसमें जुडिशियल या पुलिस रिमांड क्यों दे रही है? तीसरा, सुप्रीम कोर्ट बड़े वकीलों के दम पर सीधे जमानत के मामलों पर सुनवाई क्यों कर रही है? किसी की आपत्तिजनक बात के बेसिस पर उसको एफआईआर करना, एफआईआर भी हो गई, ठीक है, लेकिन एफआईआर के बाद अरेस्ट करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अरेस्ट के बारे में 3 बड़ी बातें हैं। नंबर 1 कि क्या वो आदतन अपराधी है, दूसरा क्या वो और कोई अपराध कर सकता है, और तीसरा क्या वो किसी तरीके से सबूतों को या दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकता है, नष्ट कर सकता है। इसी तरीके से बेल के बारे में नियम है। तो मुझे लग रहा है कि पूरे देश में इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज करना और बेल के मामलों पर बहुत बड़ी सियासत होना एक न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसको ये बिल्कुल समझने की जरूरत है कि निश्चित तौर पर ऐसी जो अभिव्यक्तियां हैं वो गलत हैं। ऐसी अभिव्यक्तियां संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत उनका फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज फंडामेंटल राइट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपराधिक हो जाती है। तो इस तरह से सरकार और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, दोनों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। और इस मामले में जिस तरीके से सारी संस्थाओं का रोल आ रहा है वो वीआईपी जस्टिस और लग्जरी लिटिगेशन की ओर बढ़ावा देता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत
बिल्कुल गलत है। क्योंकि बात प्रोफेसर महमूदाबाद और उनकी टिप्पणियों की हो रही है तो एक और मामले का अपडेट आपको देते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह का, इनका भी नाम आपको याद होगा। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक घटिया टिप्पणी की थी। मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां से शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश हुआ। इसके खिलाफ शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने विजय शाह के बयान पर तीखी टिप्पणियां की और एक 3 सदस्यीय SIT बनाने का आदेश दिया। आज यानी 28 मई को इस SIT ने जांच की अपडेट दी। SIT ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक 7 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। मंत्री के बयान का वीडियो भोपाल की फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। हालांकि अभी तक जांच नहीं हो पाई है, जांच अभी शुरुआती स्टेज में ही है और समय की ज़रूरत है। इस सबमिशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विजय शाह के खिलाफ चल रहे मामले को बंद कर दिया। जुलाई के दूसरे हफ्ते तक सुनवाई स्थगित कर दी और तब तक के लिए विजय शाह की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SIT ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी है। इंडिया टुडे से जुड़े सूत्रों ने इस रिपोर्ट को एक्सेस किया, जिसके आधार पर ये जानकारियां सामने आई हैं। SIT सदस्यों ने FIR और हाई कोर्ट के आदेश को विस्तार से पढ़ा और इसी आधार पर जांच को केंद्रित किया है। SIT सदस्य उस जगह भी गए जहां कार्यक्रम आयोजित हुआ था। एक न्यूज़ रिपोर्टर ने अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसके फ़ोन को लैब भेज दिया गया है। वीडियो की जांच अभी नहीं हो पाई है क्योंकि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जब इस केस की जांच SIT को सौंपी गई थी तभी कुछ सवाल उठे थे। मसलन क्या ये मामला सच में इतना टेढ़ा है कि SIT बनाने की ज़रूरत पड़ गई, या SIT बनाने का समय बस टाइम को किल करना है, समय को काटना है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बना हुआ है, बीजेपी परिवार के विजय शाह का इस्तीफा कब होगा। अपनी कही हुई बात के लिए जब वो माफ़ी मांग चुके हैं, 3 बार मांग चुके हैं माफ़ी, तो भोपाल की उस लैब में जांच किस चीज़ की हो रही है? क्योंकि समस्या वीडियो के कंटेंट में है। ये सवाल तो उठा ही नहीं कभी कि वीडियो असली है या नकली। प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले में कहा जा रहा है कि प्रक्रिया ही सज़ा बन जाती है, तो क्या यहाँ मामला उल्टा नहीं है? क्या यहाँ प्रक्रिया उनके लिए सुरक्षा कवच नहीं बन गई है विजय शाह के लिए? उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब समय पर मिलेंगे। इस खबर को यहीं विराम देते हैं और बढ़ते हैं आगे। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अदालतों की बात हो रही है तो इसी पर फोकस रखते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनका भी नाम आप भूले नहीं होंगे। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने पर नोटों की गड्डियां पाई गई थी। अब उन्हें हटाने की तैयारी चल रही है। गड्डियों को नहीं, जस्टिस यशवंत वर्मा को। कानूनी भाषा में इसे इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कहते हैं। खबरों की माने कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं तो वो कहती हैं कि केंद्र सरकार आने वाले मॉनसून सत्र में यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटी है। इन तैयारियों की सुगबुगाहट सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के बाद शुरू हुई। रिपोर्ट 3 सदस्यों के एक पैनल ने दी। पैनल में शामिल हैं जस्टिस शील नागू, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस GS संधावालिया, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस अनु शिवरामन, कर्नाटक हाई कोर्ट की जज। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर लिज मैथ्यू की रिपोर्ट के मुताबिक इस पैनल ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए। पैनल की जांच में यशवंत वर्मा के खिलाफ सबूत मिलने का इशारा मिलता दिख रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तत्कालीन CJI संजीव खन्ना ने जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी थी। रिपोर्ट में यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश भी की गई थी। रिपोर्ट की माने तो जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने को कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो पूर्व CJI संजीव खन्ना की सिफारिश को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजा है। सरकार महाभियोग प्रस्ताव जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में लाने का मन बना रही है, ऐसी खबरें हैं। महाभियोग की प्रक्रिया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में बताई गई है। इसके मुताबिक किसी जज को केवल दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के लिए दोनों सदनों में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 वोट और कुल सदस्यों के 50% से अधिक वोट चाहिए। अगर प्रस्ताव पास होता है तो एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज, इसमें CJI भी हो सकते हैं, शामिल होते हैं। किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित कानूनविद भी इसमें शामिल होते हैं। अगर समिति जज को दोषी पाती है तो संसद में उसकी रिपोर्ट पर चर्चा होती है। अगर संसद प्रस्ताव पास कर देती है तो राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश जारी करते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में और क्या कानूनी दांवपेच होते हैं, इसके लिए हमने रुख किया जानकारों का। अब होना यह है कि 100 MPs लोकसभा के या फिर 50 MP राज्यसभा के अपने हाउस में प्रस्ताव रखेंगे रिमूवल को लेकर, उस पर होगी वोटिंग। उसके बाद जो है मोशन जब आएगी पार्लियामेंट के सामने,
उस मोशन के बेसिस पर कमिटी का गठन होता है। वो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत ये पूरा प्रोसीजर है और पार्लियामेंट ने अपना प्रोसीजर भी बनाया है। ये छठी बार है भारत के इतिहास में कि किसी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव रखने की बात उठ रही हो। 2 बार ऐसा हो चुका है कि प्रस्ताव जो है पार्लियामेंट के सामने आया, मोशन पास हुई। एक बार हमने देखा है कि किस तरह से कमेटी के गठन के बाद क्या हुआ। हम ये देख चुके हैं कि अगर कमेटी ने कहा कि इनके खिलाफ कुछ गड़बड़ी है तो फिर उसके बाद प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर कमेटी कहती है कि हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है, इतने सबूत नहीं है या विटनेस की स्टेटमेंट काफ़ी नहीं है उस जज के खिलाफ इस तरह का एक्शन लेने की, तो वो मोशन जो है वहीं के वहीं डिसमिस हो जाती है। क्योंकि अगर वो कमेटी कहती है कि हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है तो वो प्रस्ताव जो है वो वहीं के वहीं लैप्स हो जाएगा और फिर जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जगदीप धनखड़ और ओम बिरला जल्द ही विपक्षी नेताओं से इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनसे अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों के बाद 20 मार्च को उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। 5 अप्रैल को उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में शपथ ली, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया। अब क्या वे काम पर वापस लौटेंगे या महाभियोग के तहत काम से मुक्त होंगे, फैसला भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस बीच इंडिया टुडे से जुड़ी नलिनी शर्मा ने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले की इन हाउस रिपोर्ट को एक्सेस किया। उन्होंने कुछ जरूरी जानकारियां हासिल की, सुनिए। सूत्रों के हिसाब से हवाले से हमें ये पता चला है, सबसे पहले तो ये कि कमेटी ने जस्टिस वर्मा से क्या क्या पूछा था। कमेटी ने जस्टिस वर्मा से सीधे तौर पे उस पैसे के हिस्ट्री पूछी थी कि वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा आपके घर में कैसे आया और उस पैसे को गायब कैसे किया गया। जो हमें सूत्रों से खबर मिली है वो ये है कि जब कमेटी ने उनसे पूछा उस पैसे के बारे में तो जस्टिस वर्मा ने कमेटी को बरगलाने की कोशिश की और कमेटी के सामने झूठ बोला। सूत्रों से यही खबर हमें फिलहाल मिली है कि जब उनसे पूछा गया कि ये पैसा कहाँ से आया, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। दूसरी बारी जब उनसे पूछा गया कि जो पैसा आपके घर के एक कमरे में बंद कमरे में रखा था उसके बारे में आपको क्यों नहीं पता, तो जस्टिस वर्मा की तरफ से ये कहा गया कि देखिए वो तो खुला कमरा था, वहाँ पे क्या आया क्या गया मुझे नहीं पता। लेकिन समिति ने जब पुलिस से वेरीफाई किया, फायर डिपार्टमेंट से वेरीफाई किया कि जब आग लगी थी तब उस समय क्या सिचुएशन थी, तो उनको पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया कि जिस कमरे में से पैसा मिला, आग जब लगी है वो उस कमरे में ताला लगा हुआ था और दरवाज़ा तोड़ के फिर फायर डिपार्टमेंट के लोग उसमें कमरे में अंदर गए और जहाँ पर उनको जलते हुए नोट दिखे। दूसरी बात ये, जब उनसे पूछा गया कि ये पैसा किसका है, कहाँ से आया और कहाँ गायब हुआ, तब उनको ये कहा, सीधे तौर पे वो मुकर गए, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। अगेन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस से जो पूछा गया, फायर डिपार्टमेंट से जो पूछा गया, उनके स्टाफ से जो पूछा गया, उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो पैसा था उस जिस कमरे में था उसकी चाबी जो है सिर्फ जस्टिस वर्मा के परिवार के लोगों के पास थी, वो स्टाफ के पास नहीं थी। दूसरी बात समिति ने ये भी कही है कि हो सकता है कि उनके स्टाफ के किसी आदमी ने ही वो पैसा गायब कर दिया हो, क्योंकि जब फायर डिपार्टमेंट ने वो वीडियो बनाया था, जो वीडियो सारे में वायरल हुआ, जिसको चीफ जस्टिस ने भी जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट तक पे लिखा, उस वीडियो के बनने के बाद वो पैसा फिर गायब हो गया। आज तक ये नहीं पता कि कितना पैसा था, टोटल अमाउंट आखिर था क्या। तीसरी बात कमेटी ने ये बोली है कि हो सकता है उनके स्टाफ का हाथ रहा हो पैसा गायब करने के लिए, क्योंकि उनका स्टाफ जो है उनके खिलाफ सीधे तौर पे जवाब नहीं दे रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो कमेटी की रिपोर्ट में है और इसीलिए कमेटी की जो रिकमेंडेशन है कि एक्शन लिया जाना चाहिए। अब उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद फॉर्मर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने नोटिस देकर जस्टिस यशवंत वर्मा को भी बुलाया, उनसे भी जवाब मांगा गया कि अब आप क्या करेंगे, कमेटी की रिपोर्ट आपके खिलाफ इस तरह आई है। सूत्रों के हिसाब से यही खबर मिली है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने दोबारा सीधे तौर पे हर बात से मुकर गए और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इसके बाद जो प्रक्रिया हुई है वो अब राष्ट्रपति तक गई है। बड़ी खबरों को यहीं विराम देते हैं और अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड।
पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले 4 राज्यों में एक बार फिर 29 मई को मॉक ड्रिल अभ्यास होने जा रहा है। इन राज्यों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। इस अभ्यास में स्थानीय सिविल डिफेंस टीमें, पुलिस, आपदा प्रबंधन इकाइयां और मेडिकल स्टाफ शामिल होंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो हरियाणा सरकार भी 29 मई को राज्यव्यापी मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित करने जा रही है। इस अभ्यास का नाम दिया गया है ऑपरेशन शील्ड। यह अभ्यास सभी 22 जिलों में शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये ड्रिल आपातकालीन तंत्र की जांच करने, सिविल प्रशासन, रक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए होगी। महत्वपूर्ण इलाकों में रात 8 बजे से 15 मिनट का नियंत्रित ब्लैकआउट भी होगा। अगर हम बात करें, हरियाणा की चीफ मिनिस्टर ने भी जिस तरह से बोला कि एक लंबा प्रक्रिया और घबराने की कोई बात नहीं, ये एक मॉक ड्रिल किया जाना चाहिए। ऑपरेशन शील्ड में भी इस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम बात आई कि इस तरह की का पैटर्न नहीं हुआ है, तो ये जेनरेशनल शिफ्ट भी हो चुका है, काफी चीज बदल गई है, स्वॉर्म ड्रोन्स आ चुके हैं। तो एक नए तरीके से ये ड्रिल्स होनी चाहिए और आपके सिस्टम्स काम कर रहे हैं। सिविल डिफेंस का क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये सब चीजें हैं। देखिए, 29 तारीख को एमएचए का ऑर्डर है, वहां पे सबको पता है कि हर स्टेट में हो रहा है, लेकिन पंजाब में नहीं हो रहा है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि हर स्टेट में सिविल डिफेंस को रोप इन किया गया है और एनडीआरएफ उसको असिस्ट कर रही है, इनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। अब ये उस समय का रिक्वायरमेंट था ऑपरेशन सिंदूर में कि ट्रेनिंग हो, तो वो ट्रेनिंग का जो पैटर्न है वो पंजाब में चुना गया है कल की तारीख का। और इसी वजह से, क्योंकि सारे अफसर उसमें मौजूद होंगे, वहां पे ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो वो पहले से ही प्री शेड्यूल्ड था। तो ये इंफॉर्मेशन उन्होंने गृह मंत्रालय को दी है और इसी वजह से उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव डेट दी है जो कि 3 जून की है। तो यानी ट्यूसडे को ये आता है और इस वजह से बाकी स्टेट्स हैं जहां पे ट्रेनिंग इस वक्त नहीं चल रही, क्योंकि हर स्टेट का अपनी अपनी ट्रेनिंग होती है। तो वहां पे सिविल डिफेंस है, एनडीआरएफ है, बाकी जो महकमे हैं वो मिलके कराते हैं। लेकिन जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, जैसे पंजाब पुलिस है या बाकी उनकी ऑक्सिलरी फोर्सेस हैं, वो इसमें ज्वाइन करेंगे। इसी वजह से अब ये 3 जून को किया जा रहा है। ये भी एक खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी बोल दिया है कि यहाँ पे पॉज लगाया गया है, खत्म नहीं है ऑपरेशन सिंदूर। तो उस वजह से एक तैयारी करने की शुरू है, पर ऐसा नहीं है कि जंग कल ही शुरू हो जाएगी और कल ही ये सब हो रहा है। तो ये एक एक्सरसाइज है जहां पे सिविल, मिलिट्री, डिफेंस सारे मिलकर एक रिस्पांस करेंगे, ताकि सिविलियन पॉपुलेशन भी और आपके सिस्टम सारे काम कर रहे हैं एक मैकेनिज्म में। और ये 8 से 8:15 के बीच में ये टाइम चुना गया है जहां पे ब्लैकआउट होगा और सारे लोग मिलके करेंगे। तो एक सिचुएशन के लिए तैयार किया जा रहा है, वो सिचुएशन आन नहीं पड़ी है। दिग्गज फिल्म अभिनेता और दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक पैठ जमाने में लगे कमल हासन क्या अब राज्यसभा जाएंगे? 19 जून को राज्यसभा के चुनाव हैं और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने अपने कोटे से हासन को राज्यसभा के लिए नामांकित किया है। कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम एमएनएम का डीएमके के साथ गठबंधन है। लेकिन इस बीच कमल हासन के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने चेन्नई में अपनी आने वाली फिल्म थग लाइफ के ऑडियो लॉन्च के दौरान तमिल भाषा से अपने गहरे लगाव की बात कही। इस दौरान कमल हासन ने कहा कि मेरा जीवन और परिवार तमिल है। मंच पर उनके साथ कन्नड़ अभिनेता शिवराज कुमार भी मौजूद थे। लाइव मिनट में छपी रिपोर्ट के अनुसार कमल ने उनसे कहा कि आप मेरे परिवार की तरह हैं जो दूसरे राज्य में रहते हैं, आपकी भाषा तमिल से जन्मी है, इसलिए आप भी इसमें शामिल हैं। एकजुटता दिखाने के लिए दिया गया ये बयान जल्द ही विवाद का कारण बन गया। एकजुटता भी दिखी क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उनके बयान की निंदा की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि कन्नड़ का इतिहास बहुत पुराना है और कमल हासन को इसकी जानकारी नहीं है। वहीं कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि कमल हासन ने अपनी मातृभाषा की तारीफ में कन्नड़ का अपमान किया है। उन्होंने कमल हासन से तत्काल प्रभाव से कर्नाटक के लोगों से बिना शर्त माफी मांगने की अपील की। और अब चलते हैं मणिपुर, जो बीते 3 महीनों से राष्ट्रपति शासन के अधीन है। सुबह सवेरे खबर आई कि राज्य के 10 विधायकों ने मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात की है। इस मुलाकात में 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए सरकार बनाने की मांग की गई है। लेकिन शाम होते होते इन सुगबुगाहटों पर विराम लग गया। इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू ने एक वरिष्ठ बीजेपी नेता के हवाले से लिखा कि मणिपुर में अभी भी राष्ट्रपति शासन हटने की संभावना कम है। रिपोर्ट बताती है कि केंद्र और मणिपुर सरकार का ध्यान अभी सरकार बनाने पर नहीं बल्कि शांति स्थापित करने पर है। जातीय हिंसा का दंश झेल रहे मणिपुर में 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद केंद्र ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में
देश के विकास कार्य से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए गए। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। इन फैसलों में क्या क्या शामिल है ये आपको बताते हैं। खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का फैसला, इसमें धान, कपास, सोयाबीन की फसलें शामिल हैं। रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई और आंध्र प्रदेश में बदवेल नेल्लोर के बीच 108 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।